Good morning to all. Today we are going to discuss about example number 7, that is weighted average cost of capital by using book value method and market value method. So now this is your example number 7 in your book. A company is considering the possibility of raising rupees 100 million by issuing debt, that is debenture, preference capital and equity and retain earning. आई होप यू नो द रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कंपनी जो पैसा प्रॉफिट करती है उसमें से वो कुछ पैसा एज अ रिटेन करती है वापस बिजनेस में, उसका यूज करते हैं। अगर आप वो रिटेन अर्निंग का यूज करते हैं फॉर बिजनेस, द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इश्यू आर एज फॉलो। यहाँ पर चारों की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी है। देखो, ऑर्डिनरी शेयर की बुक वैल्यू है 30, मार्केट वैल्यू है 60। दिस इज इन मिलियन, ये सब किसमें है? मिलियन में है। रिजर्व की बुक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू कभी रिजर्व की होती नहीं, क्योंकि मार्केट में ये सेलेबल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर बुक वैल्यू 20, मार्केट वैल्यू 24 मिलियन। डेब्ट दैट इज डिबेंचर 40 बुक वैल्यू एंड 36 मार्केट वैल्यू। टोटल बुक वैल्यू 100 million and total market value 120 million. So the following costs are expected to be associated with the above mentioned issue of the capital. Assume 35% tax rate. ठीक है, फॉलोइंग कॉस्ट का मतलब होता है ये फॉलोइंग कॉस्ट, ये सब जो राइट हैंड साइड है ना वो बाकी का सम है। ठीक है, तो ये उसकी कॉस्ट है। क्लियर? चलो अभी हमको क्या करना है, जो हमने अलग अलग सम गिने हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट वी हैव टू कंबाइन at the end of this sum. So this way you can calculate weighted average cost of capital. So now sum number 1, ये sum continue है, आधा sum left hand side है, आधा sum right hand side है। The firm can sell 20 year, चलो थोड़ा ध्यान से याद भी रखते जाना क्योंकि मैंने नीचे नहीं लिखा है, दूसरी साइड में लिखा है 20 ईयर। चलो 20 ईयर का मतलब होता है n इज इक्वल टू 20 ईयर। 1000 फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 1000, और फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैच्योर वैल्यू भी बोलते हैं। तो याद रखते जाना n इज इक्वल टू 20, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 1000 विद 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट इज 16%। ठीक है, देखो यहाँ पे देखना, बाकी सब जगह पे मत देखना क्योंकि मैंने सब एक ही स्लाइड में रखा है। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, दिस इज डिबेंचर 1000, उसको मैच्योर वैल्यू बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट था? 16%। और कितने साल का था? 20। देखो 20 इयर्स डिबेंचर, 1000 फेस वैल्यू और 16% इंटरेस्ट रेट। अभी आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर सबको कंप्लीट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिनना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट गिनना है या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस गिनना है, यू मस्ट रिक्वायर्ड अ प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रेजेंट वैल्यू दो तरह से दिया हो सकता है। नंबर 1, आपको डायरेक्टली दिया हो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ले लेना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया है तो आपको कॉस्ट दिया होगा कि कितना कॉस्ट है। तो अगर आप फेस वैल्यू में से वो कॉस्ट माइनस करते, कॉस्ट में क्या दिया होगा पता है? आइदर डिस्काउंट दिया होगा या आइदर अंडरराइटिंग फीस और कमीशन दिया होगा। आपको सब में अंडरराइटिंग फीस और कमीशन दिया होगा, वो फेस वैल्यू में से माइनस कर दो तो यू विल गेट योर प्रेजेंट वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा है एन अंडरराइटिंग फीस ऑफ 2% ऑफ द मार्केट प्राइस। कितना अंडरराइटिंग फीस है? 2%। तो 2% फेस वैल्यू में से माइनस कर दो, यू विल गेट योर प्रेजेंट वैल्यू। देखो यहाँ पे गिना हुआ है P प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 माइनस 2%। 2% मतलब कितना होता है? 1000 का 2% दैट इज 20। तो 1000 माइनस 20, योर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 980। नाउ इंपॉर्टेंट, नाउ लेट्स कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये डिबेंचर का सम है ना, ये क्या है? डिबेंचर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। चलो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अभी हमको n दिया है, पता है ना, दो फॉर्मूला है। n नहीं दिया हो तो छोटा सा फॉर्मूला आता है i डिवाइडेड बाय p0, पता है? और अगर n दिया है तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला आता है, ये वाला kd इज इक्वल टू i प्लस m माइनस p डिवाइड बाय n, 1 डिवाइड बाय 2 m प्लस p। चलो रखते जाते i। व्हाट इज योर i? i इज इक्वल टू 16%। 16% किसका? 1000 का। तो 1000 का 16% कितना होता है? 160 प्लस m, व्हाट इज योर m? 1000 minus p, what is your p present value? 980 divided by n, what is the number of year? 20 years divided by m plus p, what is m? 1000 plus p 980 divided by 2। चलो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, 1000 minus 980 that is 20, 20 divided by 20 that is 1। अगर ये 1 116 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 161 divided by
हाँ 1000 प्लस 980 और डिवाइड बाय 2 करेंगे दोनों का टोटल करके तो आएगा 990. तो फाइनल आंसर 161 डिवाइडेड बाय 990. योर कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू 0.1626. इफ यू रिमेंबर, जब आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट गिनते हो तो उसमें से क्या माइनस करते हैं? टैक्स. टैक्स माइनस करना कंपलसरी है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा आफ्टर टैक्स ही लेना है. तो माइनस कर दो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट. ठीक है. KD is equal to 1 minus T. कैसे कर सकते हैं? KD 1 minus T करो, you will subtract your tax. तो KD कितना आया? 1626. 1 minus T, टैक्स कितना था? 35% था, दिया है 0.35%. So 1 minus 0.35, that is 0.65. Into this, you will get 0.1057. अगर परसेंटेज चाहिए तो into 100 कर दो. 10.57% is your cost of debt. याद रखना. चलो पहला सम हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट. अभी दूसरा सम. The 11% ₹1000 फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर. अभी प्रेफरेंस शेयर है. चलो 11% का प्रेफरेंस शेयर है. अभी प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं. प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? डिविडेंड होता है. कितने परसेंट डिविडेंड है? 11%. ये 11% डिविडेंड है. अगर ये डिबेंचर होता तो 11% इंटरेस्ट रेट होता, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर है तो 11%. तो देखो योर डिविडेंड इज 11% और कितना फेस वैल्यू है? 100. यहाँ पे दिया है 11%, that is dividend. 100 फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 100. अभी आगे क्या दिया है? फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर इश्यू कैन फीच ₹120. इश्यू कैन फीच का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू है ये. मतलब इश्यू कैन फीच, ये जो 100 रुपीज का फेस वैल्यू का इश्यू है वो अभी कितने में है? वो कितने में है? 120. तो दिस इज योर, याद रखना, कैन फीच का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू. कितना दिया है? 120. अभी एक और चीज है, जब प्रेजेंट वैल्यू दिया हो तो डायरेक्ट ले सकते हैं 120, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू के बाद भी कोई खर्चा दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन ऐसा कुछ, तो प्रेजेंट वैल्यू सेम नहीं ले लेना है, उसमें से वो खर्चा माइनस करके लेना है. क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, अगर प्रेजेंट वैल्यू कोई भी एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू भले कितनी भी हो, लेकिन अगर उसमें कोई भी खर्चा हो तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी उतनी कम हो जाती है. चलो हमको कितनी प्रेजेंट वैल्यू दी है? 120 और आगे खर्चा दिया है. देखो however the firm will have to pay 7.25 rupees है, परसेंटेज नहीं है, रुपीज 7.25 पर प्रेफरेंस शेयर एज अंडरराइटिंग कमीशन. देखो यहाँ पे अंडरराइटिंग फीस था, यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन. तो अंडरराइटिंग कमीशन इज योर एक्सपेंस, तो माइनस कर दो. तो 120 माइनस 7.25, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 120 माइनस 7.25. योर प्रेजेंट वैल्यू इज 112.75. चलो एक बार सबको फिर से देखो. तो एन नहीं दिया है, देखो तो एन नहीं दिया है तो छोटा सा फॉर्मूला आएगा. हम चलो प्रेफरेंस शेयर का सम गिनना है तो हमको केपी गिनना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. देखो छोटा सा फॉर्मूला ये, केपी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय पी जीरो. एन नहीं दिया है तो सिंपल फॉर्मूला याद है ना, डी डिवाइडेड बाय पी जीरो. व्हाट इज डिविडेंड? 11%. किसका 11%? फेस वैल्यू का ना. तो फेस वैल्यू कितना है? 100. 100 का 11% कितना होता है? 11 डिवाइडेड बाय पी जीरो. पी जीरो कितना है? 112.75. सो योर आंसर 0.0976. अगर परसेंटेज चाहिए तो 9.80 हो जाएगा. 76 है तो 80 हो जाएगा ना. तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सिंपल. तो हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट गिना, उसमें एन दिया था इसीलिए बड़ा वाला फॉर्मूला आया, और अगर एन नहीं दिया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में तो सिंपल डी डिवाइडेड बाय पी जीरो. चलो आगे थर्ड नंबर का पॉइंट, द फर्म. अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना. द फर्म ऑर्डिनरी शेयर. ऑर्डिनरी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर. The firm ordinary share is currently selling of ₹150. ये currently selling का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू. याद रखते जाना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 150. It is expected, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया ना 150. It is expected that the firm will pay a dividend of ₹12 per share at the end of next year. ये 12 रुपीज डिविडेंड कब मिलने वाला है? नेक्स्ट ईयर. तो पता है ना नेक्स्ट ईयर को डिविडेंड को क्या बोलते हैं? D1. क्या बोलते हैं? D1. तो देखो फिर से, प्रेजेंट वैल्यू 150, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड D1 12, और आगे विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7%. कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है? 7%. तो जीबी दे दिया है. आगे का सम हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना सम कर लेते हैं, आगे का हम बाद में देखते हैं. चलो करंट प्राइस, करंटली सेलिंग दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दैट इज D1 12 और ग्रोथ रेट 7. देखो सम यहां पर देखो, प्रेजेंट वैल्यू 150, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है इसीलिए इसको D1 बोलते हैं 12, और ग्रोथ रेट कितना है? 7%. ठीक है.
चलो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला के लिए यही चाहिए ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने यहाँ पे KRQ लिखा है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। चलो D1 कितना है 12, P0 कितना है 150 प्लस G 7% दैट इज 0.07, तो 12 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 0.07 करेंगे तो 0.15 दैट इज 15% आएगा। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट ऑफ रिजर्व R मतलब रिजर्व होता है, क्यों लिखा है हम बाद में देखते हैं। चलो अभी आप मुझे ये चीज ये बताओ कि सब में हमने पैसे कैसे रेज किए। चलो हमने कॉस्ट ऑफ ये डिबेंचर तो हमको कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिल गया, प्रेफरेंस शेयर तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी मिल गया। यहाँ पे रिजर्व है देखो, तो रिजर्व का भी कॉस्ट गिनना है, क्यों हम बाद में डिस्कस करते हैं। और ऑर्डिनरी शेयर, चलो अभी सम बाकी है, फिर हम आपको आइडिया आ जाएगा। सम आगे पढ़ो। The new ordinary share can be sold at a price of 145। नया ordinary share, नया, ये नए ordinary share की प्राइस है। देखो ये भी ordinary share है, उसकी प्राइस कितनी थी 150, लेकिन ये पुराना ordinary share है। तो नया ordinary share का कितने पे सेल हो रहा है 145, और उसमें कितना कॉस्ट है 5 रुपीज कॉस्ट है। लेकिन हाँ, भले नए ऑर्डिनरी शेयर का प्राइस दिया है 145, ध्यान से, नए ऑर्डिनरी शेयर का प्राइस कितना दिया है 145। देखो the new ordinary share can be sold at a price of 145 और the firm should also incur ₹5 per share floating cost। तो मैंने अभी बता दिया आपको कि अगर प्रेजेंट वैल्यू भले दे दिया हो लेकिन उसमें कोई भी कॉस्ट हो, जैसे कि अंडर राइटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट, तो माइनस कर दो, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, नया प्रेजेंट वैल्यू 145 माइनस 5, तो नया प्रेजेंट वैल्यू होगा ये रहा 140। क्या होगा 140। चलो अब एक काम करते हैं, ये नया प्रेजेंट वैल्यू लेके सम करते हैं। ठीक है, चलो नया सेम टू सेम सम, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही गिनना है, बट D1 भी सेम है, G भी सेम है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू 150 नहीं लेना है, 140 लेना है। चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G, तो D1 कितना है 12 सेम, P0 प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ लेना है 140 प्लस G एज इट इज 0.07, सो 12 डिवाइड बाय 140 plus 0.07, 0.1557, so your final answer is 15.57। चलो अभी ये क्या प्रॉब्लम है कि हमने कभी हम नया प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं 140, कभी हम पुराना प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं 150, दो बार हमने सम गिना। देखो यहाँ पे हमने पुराना प्रेजेंट वैल्यू लेके कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिना, या हमने नया प्रेजेंट वैल्यू लेके कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिना। अभी हम क्यों करें पता है, देखो सम में अगर रिजर्व दिया है तो आपको कॉस्ट ऑफ रिजर्व भी गिनना पड़ेगा। अभी यहाँ आपको बताएंगे सर कॉस्ट ऑफ रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कंपनी, ये तो रिजर्व तो कंपनी का पार्ट है, तो रिजर्व का कॉस्ट क्यों गिने, तो रिजर्व का कॉस्ट क्यों गिनते हैं। देखो हम हमारी कंपनी का जब रिजर्व यूज करते हैं तो बट ऑब्वियसली हमको कोई कॉस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना। अगर हम वो रिजर्व को कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं या किसी को देते हैं तो हमको इंटरेस्ट या रिटर्न तो मिलता है ना, इसलिए हमारा रिजर्व हम यूज करते हैं, दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए हमको कॉस्ट ऑफ रिजर्व गिनना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चाहिए ऑर्डिनरी शेयर है तो याद रखो अगर रिजर्व दिया होगा सपोज, तो आपको क्या करना है, अगर आप पुराना देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसा ही कैलकुलेशन है रिजर्व का, कॉस्ट ऑफ रिजर्व का कैलकुलेशन किसके जैसा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर पुराना प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ना, पुराना प्रेजेंट वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ रिजर्व मिलेगा, याद रखो। अगर नया प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा। ठीक है, ये पुराना प्रेजेंट वैल्यू क्यों दिया है, कॉस्ट ऑफ रिजर्व गिनने के लिए। तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसा ही कैलकुलेशन, देखो दोनों का कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ पे पुराना प्रेजेंट वैल्यू रखा है, तो पुराना प्रेजेंट वैल्यू रखते हैं तो कॉस्ट ऑफ रिजर्व मिलता है, और नया प्रेजेंट वैल्यू रखते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलता है। ठीक है, चलो अभी आपको एक क्वेरी हो सकता है कि सब यही सम में अगर एक ही प्रेजेंट वैल्यू दिया होता, तो यही सम में कॉस्ट ऑफ रिजर्व भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिनना है, सेम सम में अगर आपको एक ही प्रेजेंट वैल्यू दिया होगा ना, तो दोनों जगह पे सेम प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है। अगर एक ही प्रेजेंट वैल्यू दिया होता तो दोनों जगह पे सेम प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे भी, और दोनों का आंसर भी क्या आएगा सेम, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम और कॉस्ट ऑफ रिजर्व भी सेम, अगर दोनों एक ही प्रेजेंट वैल्यू सब में दी है तो। लेकिन अगर सब में दो प्रेजेंट वैल्यू दी है तो कॉस्ट ऑफ रिजर्व में पुरानी प्रेजेंट वैल्यू लिखो, यहाँ पे नई प्रेजेंट वैल्यू लिखो। ठीक है, so this way we already calculated four cost of debt, cost of preference share, cost of reserve and cost of equity।
चलो सम को पढ़ते हैं। सम में क्या पूछा है लास्ट में, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। मतलब बुक वैल्यू के आधार पे और मार्केट वैल्यू के आधार पे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिनना है। चलो देख लेते हैं बुक वैल्यू क्या है, मतलब बुक वैल्यू को वेट लेना है। चलो ऑर्डिनरी से रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट। बुक वैल्यू कितना है याद रखना, 30 मिलियन, मिलियन में 30, 10, 20, 40, टोटल 100। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू मेथड WSCC, 30, 10, 20, 40 और टोटल 100। चलो मार्केट वैल्यू क्या है, 60 डैश 24 36। भाई रिजर्व का मार्केट वैल्यू नहीं होता इसलिए डैश रखना है। 60 डैश 24 36 120। देखो 60 डैश 24 36 है। तो मैंने क्या किया है, दो टेबल बनाए, एक बुक वैल्यू के आधार पे हम WSCC गिन रहे हैं और एक मार्केट वैल्यू के आधार पे WSCC गिन रहे हैं। चलो हमने बुक वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, मार्केट वैल्यू। अभी हमको दोनों में कॉस्ट लिखना है जो हमने गिना। पहले किसका कॉस्ट, ऑर्डिनरी शेयर। तो देखो ऑर्डिनरी शेयर ये रहा, ऑर्डिनरी शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया 0.1557। तो देखो 0.1557, यहाँ पर भी नीचे भी सेम ही आएगा, ऑर्डिनरी शेयर है 1557। चलो दूसरा क्या चाहिए, रिजर्व। तो रिजर्व का कॉस्ट कितना है 0.15। देखो ये रहा 0.15। तो रिजर्व का कॉस्ट है 15, यहाँ पे तो डैश ही है तो डैश कर देना है। फिर प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, तो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना था 0.0976। तो देखो 0.0976, 0.0976 दोनों में सेम ही है। और लास्ट में डेप्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना आया था 0.1057। तो दोनों में लिख दो 0.1057 हो गया। ये हमने कॉस्ट लिखा। अभी हमको वेट लाना है क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो वेट तो लाना ही पड़ेगा, वेट के आधार पर ही गिनते हैं। चलो वेट W कैसे लाए, तो किसको बेस लेना है, बुक वैल्यू, इसको बेस लेके आपको वेट लाना है। सिंपली आप ये सब को टोटल से डिवाइड करना है तो वेट मिल जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.3, 10 divided by 100 that is 0.1, 20 divided by 100 that is 0.2, 40 divided by 100 that is 0.4। हो गया, वेट मिल गया। इसका 30% वेट है, इसका 10%, इसका 20%, इसका 40%, टोटल 100 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई दिस कॉस्ट विद दिस वेट, यू विल गेट योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कैसे करते हैं, 0.1557 into 0.3, so your answer is 0.0467. 0.15 into 0.1, so your answer is 0.0150. 0.0976 into 0.2, your answer is 0.0195. 0.1057 into 0.4, your answer is 0.0423। अगर इसका टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना मिला 0.1235। अगर परसेंटेज में करना है तो into 100 that is 12.35 is your weighted average cost of capital by using book value method। ठीक है, चलो सेम टू सेम आपको मार्केट वैल्यू को बेस लेना है तो वो मार्केट वैल्यू के आधार पे हो गया। चलो वेट फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 120.4, ये तो डैसी है। 24 डिवाइड बाय 120.2, 36 डिवाइड बाय 120.3, इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 0.12591। अगर परसेंटेज करना है तो 12.59% आएगा। सो दिस इज योर weighted average cost of capital, that is average cost of capital by using market value। क्लियर। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले अलग अलग सम करने हैं और वो सबको कंबाइन करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको गिनना है। ठीक है, एक और हम सम लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। एग्जांपल नंबर 9 इन योर बुक, a company has the following long term capital outstanding as on 31st March 2019। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, पे अटेंशन। ठीक है, वैसे इजी है बट थोड़ा चेंज है। चलो नंबर ए, हम पहले सम गिनते जाते हैं। अभी यहाँ पे भी तीन है, ए बी और सी, तीन सम है ना, स्मॉल स्मॉल ए बी और सी, ये तीनों को कंबाइन करके आपको सम करना है। सेम टू सेम मेथड है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो 10% डिबेंचर, पहले डिबेंचर का ही है, मतलब केडी कितने परसेंट का डिबेंचर है 10%। तो डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट होता है, डिबेंचर में क्या होता है इंटरेस्ट रेट, तो 10% इंटरेस्ट रेट याद रखना। देन विथ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 लाख, ये टोटल फेस वैल्यू है, 5 लाख का एक सेल नहीं है, टोटल फेस वैल्यू है 5 लाख। इसको याद रखना, हमने टोटल कितने रुपीस के डिबेंचर इश्यू किए 5 लाख। एक्चुअली ये टोटल फेस वैल्यू है,
5 लाख का शेयर नहीं है एक, ठीक है, और कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है 10%। द डिबेंचर वेर इश्यूड इन 2002 एंड आर ड्यू, ड्यू मतलब वापस करना, ड्यू का मतलब होता है खत्म होना, वापस करना। कब इश्यू किए 2002 और ड्यू ऑन 31 मार्च 2009। सिंपल, 2002 में इश्यू किए, 2009 में हमको वापस करने हैं पैसे डिबेंचर के। चलो खुद गिनो, बोलना नहीं है, खुद गिनो कितने साल का डिबेंचर हुआ। 2002 में इश्यू किया और हमको 2009 में वापस करना है, यहाँ पे लिखा है देखो, ड्यू ऑन 31 मार्च 2009। 2002 में इश्यू किया, 2009 में वापस करना है, तो 2002 नहीं गिनते। हाँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो समझा दूं, जब आप 2002 से 2009 गिनते हो तो 2002 लो या 2009 लो, दोनों में से एक ही लेते हैं। तो हम जनरली 2002 नहीं लेते, 2003 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने साल हुए, 7 साल का डिबेंचर है। फिर से 2002 में इश्यू किए, 9 में रिडीम करना है, तो 2002 नहीं गिनना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 साल का डिबेंचर है। फिर से कितने परसेंट का डिबेंचर है, 10%। कितने साल का, 7 ईयर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 950, दे दिया डायरेक्टली, सम खत्म हो गया, 950 प्रेजेंट वैल्यू है, देखो ये लिखा है। इंटरेस्ट रेट कितना, 10%। कितने साल का डिबेंचर है, 7, और प्रेजेंट वैल्यू है 950। अभी फेस वैल्यू कहीं पे लिखा नहीं था, बट समझ जाना है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू 950 है तो फेस वैल्यू उसके नजदीक ही होगा 1000। अगर प्रेजेंट वैल्यू 95 होता तो 95, तो फेस वैल्यू 100 होता। सिंपल, दिया नहीं है बट समझ जाना है, ठीक है। चलो, तो हमको गिनना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। एन दिया है तो सेम टू सेम फॉर्मूला, के डी, अभी जो हमने लास्ट समय लिखा था, एन दिया हो तो आई, व्हाट इज आई, 10%। किसका 10% इंटरेस्ट है, 1000 का, तो 1000 का 10% होता है 100 प्लस एम माइनस पी। एम कितना है, 1000 माइनस पी, दैट इज 950 डिवाइडेड बाय एन। एन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1/2 m plus p, m is equal to 1000, p is equal to 950। so 100 plus अगर आप ये करेंगे 1000 minus 950 divided by 7, so आपका आंसर आएगा 7.14। इसका आंसर कितना आएगा, 7.14 plus 100, तो 107.14 divided by 1000 plus 950 divided by 2 करते हैं तो 975, और 107.14 divided by 975, your answer is 0.1099। ये केडी है, तो केडी में हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स। इसमें भी टैक्स दिया है, देखो ये रहा लास्ट में 35% टैक्स रेट, ठीक है। सो माइनस करो, केडी हमेशा आफ्टर टैक्स होता है, तो केडी 1 माइनस टी करते हैं टैक्स माइनस करने के लिए। केडी कितना है, 1.1099, 1 माइनस टी, टी कितना है टैक्स 0.35, तो 1 माइनस 0.35 इनटू करेंगे तो आंसर आएगा 0.0714। ये आपका है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। हो गया वन सम। चलो दूसरा सम करते हैं, इसमें सेम टू सेम सम है। बी, प्रेफरेंस शेयर की बात है, अभी किसकी बात है, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर दैट वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी गिनना है अभी। तो प्रेफरेंस शेयर विथ फेस वैल्यू ऑफ 4 लाख, टोटल 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर है टोटल, हाँ, और डिबेंचर कितने लाख का था, 5 लाख। इसको काम में लेना है, लास्ट में याद रखना। द एनुअल डिविडेंड इज ₹6 पर शेयर। डिविडेंड यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड होता है, कितना है, 6 पर शेयर। तो 6 पर शेयर मतलब 6 हुआ ना डिविडेंड, 6 पर शेयर। चलो, तो आपका डिविडेंड है 6, और द प्रेफरेंस शेयर आर करंटली सेलिंग एट ₹60। करंटली सेलिंग का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, बस खत्म हो गया सब। तो दो ही चीज दी है, डिविडेंड दिया है और प्रेजेंट वैल्यू दिया है। देखो, डिविडेंड दिया है और प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एन नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस गिनने का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट समय गिना, डी डिवाइडेड बाय P0, है ना। अगर एन दिया होता तो ऐसा बड़ा वाला फॉर्मूला आता है, यहाँ पे आई की जगह पे क्या आता है, सिर्फ डी, ठीक है ना। ऐसा हमने लास्ट टाइम भी सम गिना था। तो अगर n नहीं दिया है तो सिंपल d डिवाइडेड बाय P0। व्हाट इज योर d, डिविडेंड 6 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू 60, तो 6 डिवाइडेड बाय 60, योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू 0.10, और परसेंटेज में करना है तो इनटू 100, 10%। clear? So this way you can calculate cost of preference share. Now third one is very important, C। चलो, कितने डिबेंचर थे, 5 लाख के इश्यू किए, कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, 4 लाख के। अभी इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए, देखो 60,000 ऑर्डिनरी शेयर, रुपीस नहीं है ये, 60,000 शेयर है, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 पर वैल्यू। तो चलो 60,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का शेयर है, तो टोटल कितने शेयर हुए, कितने रुपीस के शेयर हुए, 6 लाख के शेयर है।
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया। देखो डिबेंचर में आपको डायरेक्टली 5 लाख का ₹5 लाख के शेयर दिए थे डिबेंचर, और प्रेफरेंस शेयर कितने रुपीस के थे? 4 लाख। यहाँ पर तो 60,000 शेयर है और उसमें इंटू 10 रुपीज पर शेयर, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख के इक्विटी शेयर है, याद रखने 6 लाख। ठीक है, ये बाद में काम में आएगा। टोटल हमने 6 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू किया है। द शेयर प्राइस, द शेयर इज करंटली सेलिंग एट ₹50 पर शेयर। ये इक्विटी शेयर कितने में सेल हो रहा है अभी? 50 पर शेयर, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। कितना प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया है? 50%। देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दिया है, यहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने, प्रेजेंट वैल्यू इज 50%। यस और नो? बस सब में और कुछ नहीं दिया है, सब में बस नीचे तो टैक्स रेट है, खत्म हो गया। लास्ट में क्या बोला है? कंप्यूट द फर्म वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिनना है, लेकिन आपको ये भी नहीं बोला है कि बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। हाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के आधार पे बोले, वो आपको समझना है। और क्या समझना है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। चलो अभी तो ये सम करते हैं इक्विटी शेयर का। कितने टोटल इक्विटी शेयर इश्यू किए? 60,000 और 10 रुपए का एक, दैट इज 6 लाख का इक्विटी शेयर। और उसका करंट प्राइस कितना है? करंट सेलिंग एट ₹50, दैट इज और प्रेजेंट वैल्यू। चलो अभी सबने जी नहीं दिया है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। देखो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिनना है हमको, और हमको क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड तो दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 50, जी नहीं दिया है। तो देखो जी गिनने के लिए आपको ये डिविडेंड का एक टेबल दिया है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिविडेंड के आधार पे ग्रोथ रेट गिना था, याद है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड करके, और हमको हर साल डिविडेंड 0.10 10% मिल रहा था, और फिर हमने लास्ट में एवरेज किया था तो भी 10% आया था जी। तो उसमें हर समय पे हर साल में ग्रोथ रेट सेम था 10%। बट यहाँ पर अभी देखो, हम अगर इन केस आपको ग्रोथ रेट नहीं दिया है तो ऐसा पॉसिबल है, बहुत कम चांस है आने का ऐसा, बट ऐसा पॉसिबल है कि आपको ऐसा डिविडेंड दिया हो। देखो कितने साल का डिविडेंड है? 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 4 साल का डिविडेंड दिया है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये चारों साल का, 2, 2.16, 2.37 और लास्ट कौन सा है? 3.70। देखो मैंने ये टेबल बनाया 3.70 लास्ट, ये 8 ईयर का डिविडेंड है। और डिविडेंड के आधार पे हमको क्या गिनना है? जी। और जी गिनने का फॉर्मूला, जी मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट। किसका ग्रोथ रेट? डिविडेंड में कितना ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जी। तो हमको डिविडेंड दिया है, अब ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो। देखो फॉर्मूला जी का, जी इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। चलो पहले साल का कोई ग्रोथ रेट नहीं होता है क्योंकि ओल्ड वैल्यू नहीं है। दूसरे साल का कैसे आया, मैं आपको 2-3 ही समझाऊंगा कैसे आता है। तो न्यू, अभी न्यू कितना है? 2.16, यहाँ पे न्यू की जगह पे 2.16 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना रखना है? 2, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2.16 माइनस 2 दैट इज 0.16, 0.16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.08। मैंने 4 डिजिट में लिखा है, 00 भी लिखा है पीछे। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट जी। हमको एक जी मिला। अभी तीसरे साल का जी इसका, चलो कैसे करेंगे? न्यू, न्यू कितना है? 2.37 माइनस ओल्ड 2.16 डिवाइडेड बाय 2.16 करेंगे तो आंसर आएगा 0.0972। चलो थर्ड कैसे करेंगे? 2.16 न्यू माइनस ओल्ड 2.37 डिवाइड बाय 2.37, तो 0.0970। ये सब आपको गिन देना है तो आपको जी मिल जाएंगे। और लास्ट में उसका क्या करना है? एवरेज। कैसे करेंगे? तो कितना हमको ग्रोथ रेट कितना मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रोथ रेट मिला, तो सातों का टोटल करो डिवाइडेड बाय 7 करो, ग्रोथ रेट कितना आएगा? 0.0919। तो ये आपका ग्रोथ रेट मैंने यहाँ पे लिखा है। परसेंटेज कितना होगा? 9.19%। 9.19% हो जाएगा ना ग्रोथ रेट? 9.19% अगर परसेंटेज चाहिए। चलो ग्रोथ रेट मिल गया। अभी फॉर्मूला पे देखो थोड़ा, के ई। चलो डिविडेंड कहां से आया? D1। तो देखो हम कौन से साल का बना रहे हैं, ये सम कौन से साल का गिन रहे? 2009। देखो लिखा है मार्च 2009। और देखो यहाँ पे डिविडेंड दिया है, 2009 का डिविडेंड कितना है? 3.7। ये लास्ट जो डिविडेंड होता है वो हमारा D0 होता है। सम में अगर ऐसे डिविडेंड आपको दिया हो ना टेबल में, तो जो लास्ट डिविडेंड हो ना वो हमारा D0 होता है। तो देखो D0 इज इक्वल टू 3.7, ये रहा 3.7। लेकिन हमको तो सम में क्या चाहिए? D1 चाहिए। हमको तो सम में क्या चाहिए? D1 ना। तो D1 का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी। D0 कितना है? जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है ना वो लेना है D0, ठीक है? नहीं दिया हो तो 3.70 1 प्लस जी, तो जी कितना है?
ये रहा 0.0919, तो 1 में ऐड कर दो तो 1.0919 हो जाएगा इनटू D0 दैट इज 3.70, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.040 दैट इज योर D1. So now put all the value in formula. What is D1? 4.040. 4.040 plus divided by P0. What is your P0? 50 plus G. आपको G कितना आया? 0.0919. So calculate the value. You will get cost of equity 0.1727. अगर परसेंटेज चाहिए तो 17.27%. तो हमने क्या क्या गिना इसमें? कॉस्ट ऑफ डेब्ट गिना KD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिना KP, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिना KE. सिर्फ ये सब में एक चीज याद रखो, अगर ग्रोथ रेट नहीं दिया है तो आपको ऐसे डिविडेंड का एक टेबल दिया होगा, ठीक है, उसके आधार पे आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो. और D0 नहीं दिया है तो कौन सा लेना है? जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है वो D0 होता है. क्लियर? चलो अभी हम गिन रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये तो इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो कॉस्ट हमने गिना वो इंडिविजुअल था, अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लेकिन वेट लेने के लिए कुछ बेस तो होना चाहिए ना, तो ये आपको बेस लेना है. क्या बेस लेना है? चलो, आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए? 5 लाख, तो ये बुक वैल्यू है. 5 लाख के आपने डिबेंचर इश्यू किए तो ये बुक वैल्यू है. तो देखो कितने के डिबेंचर इश्यू किए? 5 लाख. चलो कितने के प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए थे? 4 लाख. तो प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? 4 लाख. और इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए थे? 60,000 इक्विटी शेयर, 10%, दैट इज 6 लाख के इक्विटी शेयर थे. कितने के इक्विटी शेयर थे? 6 लाख. तो हो गया, ये आपका बुक वैल्यू है. भले बोला नहीं है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू का यूज करो, ऐसा बोला नहीं है, बट आपको दिया ना कि 5 लाख का डिबेंचर इश्यू किया टोटल फेस वैल्यू, फिर 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया और 6 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो आपको ले लेना है. दैट इज योर बेस बुक वैल्यू. जो जितने का हम शेयर इश्यू करते हैं वो बुक वैल्यू गिनते हैं. ठीक है, चलो अभी हमको कॉस्ट लिखना है. हमने जो गिना डिबेंचर, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट. चलो डिबेंचर कितना है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट 0.0714, कॉस्ट ऑफ डेब्ट 0.0714. फिर प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कितना आया? 0.10, तो पुट 0.10. और लास्ट में इक्विटी शेयर, तो के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा अभी? 0.1727. 0.1727 आ गया कॉस्ट. अभी वेट गिनो और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. चलो वेट कैसे गिनेंगे? तो इसको कैसे गिनेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है सबका? 15 लाख, तो 0.33. 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 0.27. 6 lakh divided by 15 lakh, that is 0.40. Multiply कर दो, you will get your weighted average cost of capital, that is 0.0714 into 0.33, तो 0.0238. 0.10 into 0.27, that is 0.0267. 0.1727 into 0.40, that is 0.0691. हो गया मल्टीप्लाई. सबका टोटल करो, कितना होता है? 0.1195. अगर परसेंटेज करना है तो 11.95. दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहां पर आपको नहीं बोला है कि बुक वैल्यू का यूज करो, बट आपको जो फेस वैल्यू दी है वो बुक वैल्यू है, ऐसा अज्यूम करके आपको बुक वैल्यू ले लेनी है. Clear? So this way you can calculate weighted average cost of capital.